राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे सास बहू की कहानी, जब बहू ने सास को चप्पल से मारा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कौशल्या जी कमरे में बैठकर खाना खा रही थीं और उनकी छोटी वाली बहू हॉल में बैठकर फोन चला रही थी। कौशल्या जी ने अपनी बहू से कहा, बेटी ये रोटियां बहुत ठंडी हैं, क्या मेरे लिए 2 रोटियां गरम गरम सेक देगी? ठंडी रोटियां जो टाइट हो जाती हैं, जो मेरे दांतों से चबाई नहीं जाती और पेट में गैस भी बनाती हैं। तो छोटी बहू गुस्से में लाल होते हुए बोली, जो रोटियां दी है ना माँ जी वही खा लो चुपचाप से। मैं कोई तुम्हारे लिए गरम रोटी सेकने वाली नहीं हूँ, कोई तुम्हारी नौकर नहीं लगी हुई हूँ। ठंडी रोटी पसंद नहीं आ रही है तो जाकर खुद सेक लो, मेरे बस का नहीं है तुम्हें गरम गरम रोटियां बना करके खिलाऊं। तो कौशल्या जी बोली, बहू इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस यही कह रही थी कि 2 रोटियां सेक देती तो अच्छा होता। बेटी बुढ़ापा है, ठंडी रोटी नहीं खाई जाती, लेकिन तुम इस बात को समझती नहीं हो। कौशल्या जी का इतना कहना था कि उनकी छोटी बहू नेहा ने गुस्से में भड़क गई और अपने पैर की चप्पल निकाल करके कौशल्या जी की तरफ दे मारी। कौशल्या जी अपना सिर एक तरफ कर लेती हैं और चप्पल साइड से निकल जाती है और वह बाल बाल बच जाती हैं। लेकिन कौशल्या जी इस घटना से अंदर तक हिल गईं। कौशल्या जी के हाथों से खाने का निवाला छूट गया और वो वहीं दीवार से चिपक कर बैठ गईं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। बहू की इस हरकत की वजह से कौशल्या जी बहुत डर गई थी। उस दिन वह पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकली और शाम को अपने बिस्तर पर जाकर बिना कुछ खाए ही सो गईं। उनकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे। यही सोच सोचकर उनकी बहू ने उनके साथ इतना गलत बर्ताव क्यों किया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी तो कौशल्या जी के पति को गुजरे हुए 4 महीने भी नहीं हुए थे और कौशल्या जी अभी अपने पति के जाने के गम से उबर भी नहीं पाई थी और आज ही उनकी बहू ने उनकी इतनी बेइज्जती कर दी कि उनकी तरफ चप्पल उठाकर फेंक दी। और बार बार कौशल्या जी ये सोचकर रोई जा रही थी। उनके मन में तूफानों की आंधी चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उनकी इतनी बड़ी दुख और पीड़ा सता रही थी कि उनको इतनी कि किसी पहाड़ को भी हो जाती तो वह भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। कौशल्या जी सोच रही थी कि प्रभु यही दिन दिखाना बाकी रह गया था क्या? बेटा अपनी पत्नी के कहने में चलता था। उसे इस हरकत के बारे में पता चला तो उसने अपनी पत्नी की इस हरकत पर कुछ नहीं कहा, उल्टा अपनी माँ को ही सुना दिया कि माँ आपने ही कुछ कहा होगा। अपने पति को याद करके कौशल्या जी रोई जा रही थी और कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अपने साथ ही ले जाते या फिर तुम्हारे बदले मैं चली जाती। कम से कम यह दिन तो देखना नसीब नहीं होता। कौशल्या जी सोचने लगी कि जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब क्या था? इस घर में बस एक छोटा सा मकान था, वह भी 1 कमरे वाला। बाकी जगह पड़ी हुई थी कच्चे आंगन की और उसमें भी गाय भैंसे बंधी रहती थी। कौशल्या जी की 4 ननंद देवर सास ससुर के साथ एक संयुक्त बड़ा परिवार था। कौशल्या जी की सास बहुत ही तेज तर्रार थी, एक पैर पर पूरा दिन खड़ी रहती थी। यह काम कर दे वो काम कर दे, पूरा दिन कौशल्या जी का काम में निकल जाता था। एक काम खत्म नहीं होता तो उनकी सास दूसरा काम बता देती थी। माँ जी के सामने कभी बहुओं की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी और कौशल्या जी अपनी सासू माँ से बहुत डरती थी। अगर कोई काम बिगड़ जाता तो उन्हें ऐसे लगता था कि अब क्या होगा,
और बहुत घबराहट होती थी। पूरे घर का काम अंदर से लेकर बाहर तक कौशल्या जी ही करती थी। भैंसों को चारा डालना, पानी पिलाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, इतने सारे लोगों का खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, सब कुछ अकेले ही तो करती थी वो। उनके अपने 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। इन सब की परवरिश कौशल्या जी ने बहुत अच्छे से की थी। सारा दिन काम करती थी, सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं होती थी। उनके पति धनंजय भी गांव में दूध की डेयरी का काम करते थे। धीरे धीरे उनका काम अच्छा चलने लगा था और थोड़े बहुत पैसे बचने लगे थे, जिससे घर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा कौशल्या जी गाय भैंस के दूध बेचकर निकाल लेती थी। और धनंजय चौधरी कौशल्या जी के पति की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक हो गई थी। चौधरी जी गांव में उनका अच्छा रुतबा चलता था, सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। धीरे धीरे चौधरी जी जब आर्थिक स्थिति उनकी सही हुई तो उन्होंने गांव में 1-2 मकान और खरीद लिए। क्योंकि उनके 2 बेटे थे तो इस हिसाब से उन्होंने अपने घर भी थोड़े बड़े बड़े बनवा लिए थे। चौधरी जी ने बहुत मेहनत की थी और एक एक पैसा बचा करके 10 बीघा जमीन और 1 अमरूद का बाग खरीद लिया था। घर में ही उनका बहुत रौब था और गांव में भी उनकी बहुत चलती थी। उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता था। चौधरी जी ने जो कह दिया वही होता था। ऊपर से वो बहुत सख्त स्वभाव के थे, लेकिन अंदर से वो बहुत कोमल थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने दोनों बेटे और बेटी की शादी कर दी थी और बेटी भी अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। उसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। शादी के बाद दोनों बेटों की बहुएं भी उनका खूब कहा मानती थी और कौशल्या जी की अच्छे से देखरेख करती थी। लेकिन एक दिन अचानक से चौधरी जी अपने अमरूद के बाग में टहलने गए थे तो उधर उनको एक सांप ने काट लिया, जिससे चौधरी जी की मृत्यु हो गई। लेकिन उनके जाते ही घर की रौनक ही चली गई। चौधरी जी के जाते ही बच्चे उनके मनमानी करने लगे। बहुएं घर में अपनी मर्जी चलाने लगी। अब वह कौशल्या जी का कहना नहीं मानती थी और आज तो हद हो गई। जरा 2 गरम रोटी सेकने के लिए क्या बोल दिया, बहू ने तो चप्पल उठाकर दे मारी। कौशल्या जी ने क्या नहीं किया इस घर को सजाने संवारने और बनाने में, और आज उनके ही घर में उनका ही इतना बड़ा अपमान हो रहा था। यह दर्द और तकलीफ कौशल्या जी से सहन नहीं हो रही थी। उनके मन में तो अंगार दहक रहे थे, जिसे दुनिया की कोई भी नदी नहीं बुझा सकती थी। पूरी रात कौशल्या जी रोती रहीं। रोते रोते उनकी आंखें सूज गईं। शाम से सुबह, सुबह से शाम हो गई, पर एक भी बेटा बहू उनसे मिलने नहीं आया। ना ही उनसे जो किसी ने बात की कि माँ जी आप कमरे से क्यों नहीं निकली हो, आपको क्या तकलीफ है। फिर थोड़ी देर में कौशल्या जी उठी। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और अलमारी में से एक जो बैग निकाला, उस बैग में अब उन्होंने अपनी 2-3 साड़ियाँ, अपनी जमीन और घर और बाग के कागजात रख लिए और घर में जो उनके पास पैसा और जेवर था वह भी रख लिया और अपने बैग को लेकर घर से निकल पड़ी। जब वह अपने बैग को लेकर जा रही थी तो एक भी बेटे या बहू ने उनसे यह पूछने की कोशिश नहीं की, माँ जी आप कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। कौशल्या जी घर से सामान लेकर तो निकल चुकी थी, परंतु उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि इस तरह से जेवर, पैसे और जायदाद के कागज लेकर कभी भी वो घर से नहीं गई थी। कभी मायके भी इस तरह से नहीं गई थी। 1 या 2 दिन के लिए मायके जाती थी और लौट आती थी, क्योंकि ससुराल में इतनी जिम्मेदारियां थीं, इसलिए अब कौशल्या जी असमंजस में थी। किंतु जाना तो था कि बहुत ही साहस करके कौशल्या जी अपने मायके के घर की ओर चल दी और सामने ही जब वो अपने मायके के घर में अंदर कदम रखा, सामने एक कुर्सी पर उनके बड़े भाई बैठे हुए चाय पी रहे थे।
कौशल्या जी को देखा तो उनके भाई आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, अरे तुम इधर कैसे? कौशल्या जी मन में सोच रही थी, जब मायके जाऊंगी तो यह प्रश्न मेरे से जरूर पूछे जाएंगे कि ऐसे अचानक आ गई, वो भी बिना बताए। कैसे आ गई? अरे कौशल्या, उनके भाई बोले, तुम इधर कैसे? सब ठीक ठाक तो है? सब कुशल मंगल तो है? कोई समस्या तो नहीं है? घर पर बेटे बहू सब ठीक हैं? तभी उनकी भाभी अंदर से आई और कौशल्या जी को देख करके खुश हो गईं और बोली, अरे दीदी, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और भाभी अपनी बेटी से कहती है, जा बुआ के लिए चाय बना कर ले आ। और कहने लगी, दीदी आप अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? कौशल्या जी ने अपना सामान एक तरफ रख दिया और उधर दूसरी कुर्सी पर बैठ गईं। कौशल्या जी की भतीजी ने उन्हें चाय बना करके पिलाई, फिर रात में खाना बनाया। मायके आने के बाद कौशल्या जी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। कौशल्या जी के भाई ने फिर पूछा, क्या बात है कौशल्या? कोई बात है जो तुम्हें खाए जा रही है? मैंने तुम्हें कभी इस तरह से आते नहीं देखा कि तुम बिना बताए अचानक से चली आओ, और वह भी इतना बड़ा बैग लेकर। सब कुशल मंगल तो है या कोई बात है? आप मुझे बता सकती हो? तो कौशल्या बोली, नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता है भैया, चौधरी जी के जाने के बाद मैंने अपने आप को किस तरह से संभाला है। उनके रहते घर में रौनक थी, पर अब वे घर से चले गए हैं तो घर में उदासी होती है। इसलिए सोचा कुछ दिन मायके हो आऊं। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए भाई के यहाँ आ गई हूँ कि भाई के घर में रहूंगी मायके में, तो मन हल्का हो जाएगा। दुखी मन से उन्होंने कहा। तो कौशल्या, उनके भाई बोले, तूने ये बहुत अच्छा किया, जितने दिन रहना है रह। तभी उनकी भाभी आ गई और कौशल्या जी की पसंद का खाना उन्होंने बनाया। सब भोजन करने लगे। फिर वे अपना सामान लेकर के एक कमरे में चली जाती हैं। सामान रख कर के पलंग पर बैठ गईं और कुछ देर सोचती रहीं, फिर लेट गईं। नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर थी। लेट कर कौशल्या जी गहरी सोच में डूब गईं और बार बार कौशल्या जी को अपनी बहू का बर्ताव याद आ रहा था। उस दृश्य को याद करके ही कौशल्या जी सिहर जाती थी। भूल कर भी उसको नहीं भुला पा रही थी, लेकिन किसी से उस बात को वो कह भी नहीं पा रही थी। इसी बात को लेकर कौशल्या जी अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। उनकी आंखों से बराबर आंसू निकलते जा रहे थे। दूसरे दिन सुबह कौशल्या जी जागी तो उनकी भाभी ने उन्हें नाश्ता बनाकर रख दिया था। सबने नाश्ता किया, लेकिन कौशल्या जी का मन कहाँ लगने वाला था। उनकी आंखें टकटकी लगाए दरवाजे को देख रही थी कि उनके दोनों बेटे या बहू में से कोई भी उनको लेने आएगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, किसी भी बेटे बहू ने उनकी खबर नहीं ली। रात में यही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह जागकर कौशल्या जी ने देखा तो उनकी बेटी उनसे मिलने आ गई थी अपने बच्चों के साथ। कौशल्या जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सारे बच्चे कौशल्या जी के गले लगे। बेटी के दोनों ही बच्चे अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे और कब तक कौशल्या जी के आगे पीछे घूमते रहते थे, उनकी हर बात सुनते थे। बच्चों का साथ मिलकर के कौशल्या जी अपना दुख दर्द भूल गईं। उनकी बेटी भी अपनी माँ पर जान छिड़कती थी, अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। अपनी माँ से जब उसे पता लगा कि उसकी माँ मामा के घर गई है, तो वह भी अपने बच्चों को लेकर मिलने आ गई थी। 3 दिन बेटी और बच्चे रुके। कौशल्या जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके जाते उनके चेहरे पर फिर से मायूसी आ गई। फिर से चिंताओं ने पहरा डाल दिया। फिर कौशल्या जी सोचने लगी, मेरे बेटे और बहू में से मुझे अब तक लेने कोई नहीं आया। क्यों किसी को मैं याद नहीं आई? मैं घर पर नहीं हूँ? क्या किसी को अब मेरी जरूरत नहीं है?
यह सब प्रश्न उनके मन में बार बार चलते जा रहे थे। इंतजार करते करते मायके में धीरे धीरे 10 दिन बीत गए, पर उन्हें लेने कोई नहीं आया। कौशल्या जी के घर में तो यह हाल था। बहुएं तो यह सोच रही थी, अच्छा हुआ बुढ़िया गई बला टली, कुछ ना कुछ काम बताती रहती थी, अच्छा है अपने मायके चली गई। और रही बात जमीन जायदाद की, तो बुढ़िया लेकर जाएगी कहाँ, देगी तो अपने बच्चों को ही, करेगी तो अपने बच्चों के ही नाम। कौशल्या जी को अपने भाई के घर रहते रहते 15 से 20 दिन बीत चुके थे। अब उसके भाई साहब को भी चिंता होने लगी। कौशल्या जी के भाई बहुत ही समझदार, दयालु और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, और उनकी पत्नी भी बहुत ही संस्कारी थी। दोनों को यह चिंता खाने लगी, दीदी इस तरह से कैसे आई हैं, और अब तक उनको लेने कोई नहीं आया, क्यों? उनके घर में सब ठीक तो है? भाई ने कौशल्या जी के घर पर फोन किया। उधर उनकी बहू ने फोन उठाया तो बोली, बुढ़िया खुद ही घर छोड़कर गई है, उनको किसी ने नहीं कहा था, तो जैसे गई थी वैसे वापस आ जाए, हम तो उसको लेने नहीं आएंगे, हमने नहीं कहा था उसको घर से जाने के लिए। अब इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहे, हम जिस तरह से खाना पीना देते हैं उस तरह से उनको खाना होगा। और अब इस घर में उनकी नहीं चलनी है। बहू किस तरह की बातें कर रही थी, उन बातों को सुनकर उनके भाई सन्न रह गए। उनके मुंह से यह जो शब्द नहीं निकला कि उन्होंने कौशल्या जी को भी समझाया उनके मुंह की कि ये किस तरह की बहुएं हैं, कैसे अपने ममिया ससुर से बातें कर रही हैं। लेकिन उनके भाई ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने कौशल्या जी को समझाना ठीक समझा। उन्होंने कहा, कौशल्या, अगर घर से कोई लेने नहीं आया तो कोई बात नहीं, वह तुम्हारा घर है, तुम खुद चली जाओ, वह सब तुम्हारे ही तो बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी औलाद है, तुम जाओ अपना घर संभालो। कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, भाई साहब, मैंने तुम्हें अपनी सारी बात बताई ही नहीं, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब मुझसे और सहन नहीं होता, अब मैं अपना दुख तुम्हारे सामने रख देती हूँ। कौशल्या जी उस दिन जो उनकी बहू के साथ, जो भी उनकी बहू ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, सब अपने भाई को बता देती हैं। तो उनके भाई यह बात सुन करके हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन फिर भी कौशल्या जी के भाई अपनी बहन को सांत्वना देते हैं और चुप कराते हैं। और कौशल्या जी कहती हैं, भैया, मैंने सोचा था मेरे बहू बेटे में से मुझे कोई लेने आएगा। बहुएं तो चलो बहुएं तो बहू हैं, लेकिन मेरे बेटे भी मुझे लेने नहीं आए, जिन्हें मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। लेकिन यह नहीं सोचा था कि ये लोग इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे। किसी ने आकर मेरी सुध नहीं ली, किसी ने झूठा भी नहीं पूछा कि किसी तरह मेरी जरूरत नहीं है। और यह कहते कहते उनकी आंखों से बार बार आंसू निकलते जा रहे थे। कौशल्या जी कहती हैं, भैया, जो दुख और पीड़ा बच्चों के जन्म के समय भी नहीं सही थी, वह पीड़ा मुझे आज अपने बच्चों के व्यवहार से हो रही है। अब मैं क्या करूं भैया? हे भगवान, तुम ही बताओ, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। सुबह उठ करके कौशल्या जी ने फिर एक निर्णय लिया और उन्होंने अपने वकील को फोन किया और एक वसीयत तैयार करवाई। और वसीयत तैयार करवा के पूरे आत्मविश्वास के साथ कौशल्या जी अपने घर वापस लौटती हैं। जैसे ही घर आती हैं तो उनके बहू और बेटे देखकर कुछ नहीं कहते। वो अपने बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। अब तुम लोग ऐसा करो, मेरे इस घर को महीने भर में खाली कर देना, क्योंकि मैं इस घर को बेच रही हूँ और इसके पैसों से मैं शहर में एक छोटा सा घर खरीदूंगी और उधर एक काम वाली बाई रखूंगी, उसी से ही काम करवा लूंगी। अब मुझे बहुओं की गर्म रोटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और रही बात जमीन की और अमरूद के बाग की, तो वो मेरे हैं
और जब तक मैं जिंदा हूँ उसकी एक फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। तुम लोगों को जो करना है करो, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है करो, अपना पैसा खुद कमाओ और खुद खर्च करो। और मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरे पति की जो जमीन जायदाद है, वह मेरे मरने के बाद ही तुम्हें मिलेगी। उससे पहले तुम लोगों को मैं कुछ नहीं दूंगी। उनकी बातें सुनकर दोनों बेटे बहू हक्के बक्के से खड़े रह गए। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। फिर माँ जी को मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कौशल्या जी ने कठोर निर्णय ले लिया था। अब वह बहुओं के साथ नहीं रहेगी। उन्होंने बहू के हाथ की गरम रोटी अब उन्हें नहीं खानी। इतनी अपमानजनक गरम रोटी खाने से तो अच्छा है कि वह अपने हाथ से बना लें या अपने लिए काम वाली बाई रख लें, तो वो जो उनकी हेल्प करेगी और मेरे से अच्छा बर्ताव भी करेगी। अपमान तो कम से कम नहीं सहना पड़ेगा। और कौशल्या जी अपनी बेटी के शहर में एक छोटा सा घर ले लेती हैं और कहती हैं कि मेरे घर में मेरे नाती पोतों को आने का पूरा हक है, पर मेरे घर में बेटे और बहू ना आए। तो दोस्तों, बच्चे अपने माँ बाप से उम्मीद करते हैं वह अपनी सारी जमीन जायदाद उनके नाम कर दें, जीते जी कर दें, लेकिन जीते जी अपने माँ बाप को मान सम्मान नहीं दे पाते। उनको 2 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल होता है। आप बताइए, आपको कौशल्या जी का निर्णय कैसा लगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।